ओके डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पॉइंट फिजिक्स क्लासेस बीएससी पार्ट थर्ड। देखिए बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर जो हम लोगों की 3 बुक्स हैं, उनमें से जो पहली बुक का नेम है हमारी, वो बुक है क्वांटम फिजिक्स। कौन सी फिजिक्स है बेटा? क्वांटम फिजिक्स। जो सेकंड बुक है हम लोगों की, उस सेकंड बुक का नेम है न्यूक्लियर फिजिक्स। कौन सी? न्यूक्लियर फिजिक्स। और जो थर्ड फिजिक्स है बेटा, उसका नेम है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। कौन सी है? सॉलिड स्टेट फिजिक्स। दोबारा समझिए, बीएससी पार्ट थर्ड में हम लोगों के सिलेबस में 3 बुक्स गिवन है। पहली बुक्स का नेम है क्वांटम फिजिक्स, दूसरी बुक का नेम है न्यूक्लियर फिजिक्स और तीसरी बुक का नेम है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स को तो हम हिंदी में भी क्या कहते हैं? क्वांटम फिजिक्स ही कहते हैं या क्वांटम भौतिकी कहते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? नाभिकीय भौतिकी कहते हैं। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? ठोस अवस्था भौतिकी कहते हैं। कौन सी भौतिकी कहते हैं? ठोस अवस्था भौतिकी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अब देखिए, आज बेटा जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा क्वांटम फिजिक्स के बारे में। किसके बारे में? क्वांटम फिजिक्स के बारे में। आज हम लोगों को क्या स्टडी करना है? क्वांटम फिजिक्स के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। हमारी जो पहली बुक है उसका नेम है क्वांटम फिजिक्स। बेटा एक बात समझिएगा, जब आप लोगों ने 11th और 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स के बारे में पढ़ा, तो हम लोगों ने कहा था कि फिजिक्स को 2 भागों में क्लासिफाइड किया गया। पहला जो पार्ट था फिजिक्स का, वो था क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, और दूसरा जो पार्ट था बेटा, वो था क्वांटम और मॉडर्न फिजिक्स। कहना इसे। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि हमने बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जो फिजिक्स पढ़ी, वो फिजिक्स कौन सी थी? बीएससी फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने 3 पार्ट्स पढ़े थे। पहला फिजिक्स कौन सा था? जिसको हमने पढ़ा था मैकेनिक्स, जिसको हम लोगों ने यांत्रिकी का नाम दिया। सेकंड कौन सी फिजिक्स थी? और सेकंड कौन सी थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको हमने विद्युत चुंबकीय कहा। और तीसरी कौन सी थी हमारे पास में? ऑप्टिक्स, जिसको हमने प्रकाश की कहा। ये सब किसके पार्ट थे? ये सब चिरसम्मत फिजिक्स के पार्ट थे। अब हम लोग जो फाइनल ईयर में पढ़ने जा रहे हैं, वो हम लोग कौन सी पढ़ने जा रहे हैं? क्वांटम फिजिक्स। पहली चीज़ ये होती है बेटा कि क्वांटम फिजिक्स कौन सी होती है। हम लोग ये कहते हैं कि ऐसी फिजिक्स या ऐसी भौतिकी जो प्लांक लॉ पर बेस्ड है, यानी कि जो प्लांक के नियम पर आधारित होती है, उस फिजिक्स को हम किसका नाम देते हैं? क्वांटम फिजिक्स का नाम देते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम ये कहते हैं कि जो क्वांटम फिजिक्स होती है, ये माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना से डील करती है। किससे डील करती है? माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना से डील करती है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है ये सूक्ष्म अवस्थाओं से संबंध रखती है। किससे संबंध रखती है? सूक्ष्म अवस्थाओं से। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो क्वांटम फिजिक्स है, ये सूक्ष्म परिघटनाओं से संबंध रखती है। किससे संबंध रखती है? सूक्ष्म परिघटनाओं से। तीसरी चीज़ हम लोग ये कहते हैं, या प्लांक का, देखिए क्वांटम फिजिक्स प्लांक की लॉ पर बेस्ड है। क्लियर? यानी कि क्वांटम भौतिकी प्लांक के नियम पर आधारित है, और ये सूक्ष्म अवस्थाओं से क्या रखती है? संबंध रखती है। तीसरी चीज़ क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि किसी भी बॉडी से एनर्जी का एमिशन और जो एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि किसी भी वस्तु से ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण जो होता है, वस्तु से ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण, ये सतत रूप में ना होकर के, सतत रूप में ना होकर कौन से रूप में होता है? विभक्त रूप में होता है। क्वांटम थ्योरी के 3 पार्ट्स हैं। पहली चीज, क्वांटम फिजिक्स वो फिजिक्स है जो प्लांक के नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्लांक के नियम पर। दूसरी बात, जो क्वांटम फिजिक्स है, ये सूक्ष्म अवस्थाओं से संबद्ध करती है। और तीसरी चीज, इस क्वांटम फिजिक्स के अनुसार किसी वस्तु से ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण जो होता है, वो सतत रूप में ना होकर के विभक्त रूप में होता है। कौन से रूप में होता है? विभक्त रूप में। ये कौन कहती है? क्वांटम फिजिक्स कहती है। अब बात ये आती है कि इस बुक के अंदर हमें पढ़ना क्या है। ये तो मैंने बताया कि क्वांटम फिजिक्स क्या होती है। अब हमें इस बुक के अंदर पढ़ना क्या है। हम लोगों ने ये कहा था कि 19वीं सेंचुरी से पहले, 19वीं सदी से पहले केवल क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स चला करती थी। क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? चिरसम्मत फिजिक्स। कौन सी फिजिक्स? चिरसम्मत भौतिकी। यानी कि 19वीं सदी से पहले
केवल चिरसम्मत भौतिकी चला करती थी, क्वांटम भौतिकी का आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही 20वीं सदी स्टार्ट हुई तो चिरसम्मत भौतिकी कुछ घटनाओं को समझाने में फेल हो गई, इसलिए एक नई भौतिकी का जनरेशन करना पड़ा, जिसको हम लोगों ने बेटा किसका नाम दिया? क्वांटम फिजिक्स का नाम दिया। किसका नाम दिया? क्वांटम फिजिक्स का। अब जो हमारे बीएससी पार्ट 3 के अंदर जो क्वांटम फिजिक्स जो हमारी बुक है, उसके अंदर जो पहला हमारा जो चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है समझिए। हम लोगों को ये पढ़ना है कि 19वीं सेंचुरी तक सारी घटनाओं को चिरसम्मत फिजिक्स समझा देती थी, लेकिन जैसे ही 20वीं सदी स्टार्ट हुई तो नेचर के अंदर कुछ फिनोमेना ऐसे देखे गए या ऐसे विजुलाइज किए गए जिनको चिरसम्मत फिजिक्स नहीं समझा पाई। तो बात ये आती है कि ऐसे कौन कौन से फिनोमेना थे जिनको चिरसम्मत भौतिकी नहीं समझा पाई। तो हम लोगों ने कहा कि पहला जो फिनोमेना था जिसको चिरसम्मत भौतिकी के बेस पर नहीं समझाया जा सका, वो कौन सा था? आदर्श कृष्णिका विकिरण। कौन सा था? आदर्श कृष्णिका विकिरण, पहला इफेक्ट। दूसरा कौन सा था? प्रकाश विद्युत प्रभाव। कौन सा था? प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। क्लियर? इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा था आपका कॉम्पटन प्रभाव। कौन सा? कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन इफेक्ट। और चौथा कौन सा था? ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा। कौन सा? ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा। बेटा दोबारा समझिए, हम लोगों ने ये कहा कि 19वीं सदी से पहले चिरसम्मत फिजिक्स चला करती थी, क्वांटम फिजिक्स का जनरेशन नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही 20वीं सदी स्टार्ट हुई तो ये 4 फिनोमेना ऐसे देखे गए, 4 घटनाएं ऐसी देखी गई जिनको चिरसम्मत फिजिक्स समझाने में सक्षम नहीं हुई। और वो घटनाएं कौन सी थी? पहली थी आदर्श कृष्णिका विकिरण, दूसरी थी प्रकाश विद्युत प्रभाव, तीसरी थी कॉम्पटन प्रभाव और चौथी थी ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा। क्या नहीं से? यानी कि आपको ये समझ में आया कि चिरसम्मत फिजिक्स इन चारों घटनाओं को समझाने में कैपेबल नहीं थी, इसलिए हमें एक नई फिजिक्स का जनरेशन करना पड़ा, जिसको हमने क्या नाम दिया? क्वांटम फिजिक्स का नाम दिया। किसका नाम दिया? क्वांटम फिजिक्स का। यहां तक कोई परेशानी किसी को? क्लियर? क्लियर? अब हमें फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है समझिए। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि आदर्श कृष्णिका विकिरण क्या होता है। क्लियर? फिर आदर्श कृष्णिका विकिरण को चिरसम्मत फिजिक्स ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया। क्लियर? फिर चिरसम्मत फिजिक्स इसको समझाने में क्यों फेल हो गया। क्लियर? उसके पीछे क्या रीजन था। फिर क्वांटम फिजिक्स ने इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया। क्लियर? और फिर क्वांटम फिजिक्स ने इसको कैसे पूर्ण तरीके से क्या किया, इसकी व्याख्या की। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, यानी कि बीएससी पार्ट 3 के फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमें कौन सा पढ़ना है? आदर्श कृष्णिका विकिरण। इसके अंदर हमें क्या क्या चीज पढ़नी है कि आदर्श कृष्णिका विकिरण क्या होता है, आदर्श कृष्णिका विकिरण को चिरसम्मत फिजिक्स ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया, और चिरसम्मत फिजिक्स क्यों इसको समझाने में फेल हो गया, और फेल होने के बाद में फिर क्वांटम फिजिक्स ने इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड टॉपिक हमारा बेटा कौन सा है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। कौन सा है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसमें भी हमें क्या पढ़ना है? सेम कहानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को चिरसम्मत भौतिकी ने कैसे एक्सप्लेन किया, और चिरसम्मत भौतिकी प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में कैसे फेल हो गई, और फिर क्वांटम फिजिक्स ने इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया। यानी कि हर इन चारों टॉपिकों में 4-4 पार्ट हम लोगों को पढ़ने हैं। कितने पार्ट्स पढ़ने हैं? 4 पार्ट्स। पहले कि ये क्या होता है, उसके बाद में इसको चिरसम्मत ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया, फिर चिरसम्मत इनको समझाने में क्यों फेल हो गई, और चिरसम्मत फेल होने के बाद में फिर क्वांटम फिजिक्स ने इनको किस तरीके से एक्सप्लेन किया। यानी कि इस पूरी यूनिट के अंदर, फर्स्ट यूनिट पूरी के अंदर हमें ये 4 टॉपिक्स स्टडी करने हैं। क्या स्टडी करने हैं? ये 4 टॉपिक। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। फिर इसके बाद में क्लासिकल फिजिक्स को किस तरीके से एक्सप्लेन करती है, फिर क्लासिकल फिजिक्स को क्यों एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है, और फिर उसके बाद में इनको क्वांटम फिजिक्स को किस तरीके से एक्सप्लेन करती है। यहाँ तक कोई परेशानी किसी को? क्वांटम फिजिक्स क्या होती है? क्वांटम फिजिक्स के 19वीं सदी से पहले चिरसम्मत चला करती थी, क्वांटम नहीं थी। क्वांटम की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि 20वीं सदी में ये 4 फिनोमेना ऐसे देखे गए जिनको चिरसम्मत समझाने में सक्षम नहीं हुई, इसलिए हमें एक नई फिजिक्स का जनरेशन करना पड़ा, जिसको हम लोगों ने किसका नाम दिया? क्वांटम फिजिक्स का। अब बात आएगी इनको समझाने में कैपेबल नहीं थी, तो क्यों कैपेबल नहीं थी? तो हमें जो फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ना है वो यही वाला पोर्शन पढ़ना है कि आदर्श कृष्णिका विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव और ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा क्या होते हैं, फिर इनको चिरसम्मत भौतिकी किस तरीके से एक्सप्लेन करती है, और चिरसम्मत भौतिकी क्यों इनको समझाने में फेल हो जाती है, और फिर क्वांटम भौतिकी किस तरीके से इनको क्या करती है? एक्सप्लेन करती है। क्लियर? इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। चलिए
क्लियर। अब चलिए, अब हम फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। और फर्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा? आदर्श कृष्णिका विकिरण। कौन सा है? आदर्श कृष्णिका विकिरण। इधर देखिए अब सब लोग, हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक वो क्या है? आदर्श कृष्णिका विकिरण। अगर इसको हम कहें तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखिए ध्यान से, देखो बेटा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज ये आती है कि आप आदर्श कृष्णिका से क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ब्लैक बॉडी? हम लोग ब्लैक बॉडी से क्या समझते हैं? देखिए, हम लोग ये कहते हैं कि आदर्श कृष्णिका एक ऐसी वस्तु होती है जिस पर आप किसी भी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित करें तो ये कंप्लीट प्रकाश को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। क्लियर? यानी कि आदर्श कृष्णिका एक ऐसी वस्तु होती है जिस पर किसी भी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित करने पर ये उसको पूर्ण रूप से क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। यानी कि आदर्श कृष्णिका के लिए अवशोषण गुणांक का मान जो होता है, एब्जॉर्प्शन फैक्टर जो होता है, उसका मान कितना होता है? इकाई होता है। यानी कितना होता है? 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के। दोबारा समझिए, आदर्श कृष्णिका एक ऐसी वस्तु होती है जिस पर किसी भी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित करने पर यह उसे पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेती है। उस बॉडी को हम किसका नाम देते हैं? आदर्श कृष्णिका का नाम देते हैं। पहली चीज। अब बात आती है आदर्श क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये 100% एब्जॉर्ब कर रही है। क्या कर रही है? लेकिन नेचर के अंदर आइडल ब्लैक बॉडी पाया जाना कभी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है आपको? क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट हो सकता है उसमें एब्जॉर्प्शन फैक्टर बढ़ जाए, लेकिन 100% मिलना क्या है? कभी पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि आदर्श कृष्णिका विकिरण से क्या मतलब है, आदर्श कृष्णिका विकिरण का क्या तात्पर्य है। तो ध्यान से समझिएगा, हम लोग ये कहते हैं कि आदर्श कृष्णिका को जब हम बनाते हैं तो हम एक सिलिंड्रिकल कोटर की कल्पना करते हैं। किसकी कल्पना करते हैं? यानी कि हम बेलनाकार कोटर का उपयोग करते हैं, बेलनाकार कोटर की इमेजिनेशन करते हैं। इस कोटर की दीवारों को अंदर से ब्लैक कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? एक अंदर से ब्लैक पेंटेड कर देते हैं या ब्लैक कर देते हैं। क्लियर? यानी कि आदर्श कृष्णिका बनाने के लिए हम एक सिलिंड्रिकल कोटर लेते हैं, यानी कि बेलनाकार कोटर लेते हैं जिसकी दीवारें अंदर से काली कर दी जाती हैं। इस कोटर के अंदर एक बारीक छिद्र होता है जो आदर्श कृष्णिका की भांति वार करता है। किसकी भांति वार करता है? आदर्श कृष्णिका की भांति। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं? जब इस कोटर को किसी फिक्स टेम्परेचर T पर या फिक्स तापमान T पर जब इसको गर्म किया जाता है तो कोटर की दीवारों से तापायनिक उत्सर्जन के कारण विकिरणें क्या होती हैं? उत्सर्जित होती हैं। दोबारा समझिए, आदर्श कृष्णिका एक ऐसी वस्तु होती है जिस पर किसी भी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित करने पर यह उस प्रकाश को पूर्ण रूप से क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। आदर्श कृष्णिका बनाने के लिए हम एक बेलनाकार कोटर की कल्पना करते हैं जिसकी दीवारें अंदर से काली कर दी जाती हैं। उसमें एक बारीक छिद्र होता है जो आदर्श कृष्णिका की भांति व्यवहार करता है। जब इस कोटर को एक फिक्स टेम्परेचर T पर हॉट किया जाता है तो इस कोटर की दीवारों से तापायनिक उत्सर्जन के कारण विकिरणें क्या होती हैं? उत्सर्जित होती हैं। ये विकिरणें कोटर की दीवार से आंशिक परावर्तित व क्या होती हैं? अवशोषित होती हैं। कहना इसे, कुछ पार्ट इसका अवशोषित होता है और कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिटेड होता है। कहना इसे। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि पूरा ये कोटर बार बार क्या होगा? अवशोषित होगा और कुछ पार्ट क्या होगा? इसका ट्रांसमिटेड होगा। क्लियर? कुछ परावर्तित, कुछ अपवर्तित, कुछ तो अवशोषित होता है और कुछ पार्ट इसका क्या होता है? ट्रांसमिटेड होता है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि पूरा की पूरा कोटर विकिरणों से क्या हो जाता है? भर जाता है। क्या हो जाता है? विकिरणों से भर जाता है। दोबारा समझिए, आदर्श कृष्णिका को बनाने के लिए हम एक बेलनाकार कोटर लेते हैं जिसकी दीवारें अंदर से काली कर दी जाती हैं। इसके अंदर एक बारीक छिद्र होता है जो आदर्श कृष्णिका की भांति वार करता है। जब इस कोटर को नियत ताप T पर गर्म किया जाता है तो कोटर की दीवारों से तापायनिक उत्सर्जन के कारण विकिरणें क्या होती हैं? उत्सर्जित होती हैं। और ये विकिरणें कोटर की दीवारों से आंशिक अवशोषित व आंशिक परावर्तित होती हैं। क्लियर? और एक कंडीशन ऐसी आती है जब पूरा की पूरा कोटर विकिरणों से क्या हो जाता है? भर जाता है। लेकिन इन सभी विकिरणों की तरंगदैर्घ्य कैसी होती है? अलग अलग होती है। क्लियर? अब एक बात समझिए, मान लीजिए इस कोटर के अंदर 10,000 रेडिएशंस आ गई। कितनी आ गई? 10,000। अब 10,000 में मान लीजिए 50 वेव्स ऐसी हैं या 50
जो तरंगे हैं या अपन कहें विकिरणें हैं, 50 रेडिएशंस ऐसी हैं जिनकी तरंग दैर्घ्य λ1 है, और λ1 किसके बराबर, λ1 कितनी की है, 50 की। 100 रेडिएशंस ऐसी हैं जिनकी तरंग दैर्घ्य कितनी है, λ2 है, कितनी है, और 150 ऐसी हैं जिनकी तरंग दैर्घ्य कितनी है, λ3 है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि इस क्वार्टर के अंदर डिफरेंट तरंग दैर्घ्य की विकिरणें उपस्थित होती हैं, लेकिन प्रत्येक विकिरण के करस्पॉन्डिंग, प्रत्येक तरंग दैर्घ्य के करस्पॉन्डिंग विकिरणों की संख्या कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। कैसी होती है, विकिरणों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। दोबारा समझिए इस बात को, मैं ये कह रहा हूं कि जब इस क्वार्टर को नियत ताप T पर गर्म किया जाता है तो क्वार्टर की दीवारों से तापायनिक उत्सर्जन के कारण विकिरणें क्या होती हैं, उत्सर्जित होती हैं। ये विकिरणें क्वार्टर की दीवार से आंशिक परावर्तित व आंशिक क्या होती हैं, अवशोषित होती हैं। और एक कंडीशन ऐसी आती है जब पूरा की पूरा क्वार्टर विकिरणों से भर जाता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इस क्वार्टर के अंदर λ 0 से और λ ∞ तक की सभी तरंग दैर्घ्य की तरंगें क्या होती हैं या विकिरणें क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। लेकिन प्रत्येक तरंग दैर्घ्य के संगत विकिरणों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसको मैं एग्जांपल लेकर के इस तरीके से समझा रहा हूं कि मान लीजिए इस क्वार्टर के अंदर टोटल 10,000 तरंग दैर्घ्य 10,000 विकिरणें हैं, 10,000 विकिरणें हैं। इन 10,000 विकिरणों में 50 विकिरणें ऐसी हैं जिनकी तरंग दैर्घ्य λ1 एक समान है। 100 विकिरणें ऐसी हैं जिनकी तरंग दैर्घ्य λ2 समान है। आगे 200 ऐसी हैं जिनकी तरंग दैर्घ्य λ3 एक समान है। तो मैं क्या कह रहा हूं, प्रत्येक तरंग दैर्घ्य के करस्पॉन्डिंग विकिरणों की संख्या कैसी होती है, अलग अलग होती है। ये बात सबको समझ में आती है। तो क्या समझ में आया, अब ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूं कि विकिरणों की संख्या, जितनी ज्यादा विकिरणों की संख्या होगी उतनी ही ज्यादा विकिरणों की ऊर्जा होगी, जितनी ज्यादा विकिरणों की ऊर्जा उतनी ज्यादा विकिरणों का ऊर्जा घनत्व। तो सारी बातें कैसी हैं, एक ही हैं। चाहे मैं विकिरणों की मात्रा कहूं, चाहे मैं विकिरणों का ऊर्जा घनत्व कहूं, चाहे मैं विकिरणों की ऊर्जा कहूं, सारी बात कैसी आएंगी, एक जैसी आएंगी। क्लियर। अब ध्यान से समझिएगा, जब हम तरंग दैर्घ्य के करस्पॉन्डिंग, किसके करस्पॉन्डिंग, जब हम वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ रेडिएशंस या विकिरणों की ऊर्जा या विकिरणों की मात्रा या स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, ये भी एक ही बात है, के मध्य ग्राफ प्लॉट करते हैं। क्या प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये वक्र हमें इस तरीके का प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, इस तरीके का प्राप्त होता है। दोबारा समझिए, दोबारा समझना। मैंने आपसे कहा है कि आदर्श कृष्णिका को बनाने के लिए हम एक बेलनाकार क्वार्टर लेते हैं जिसकी दीवारें अंदर से ब्लैक कर दी जाती हैं। इसके अंदर एक बारीक छिद्र होता है। ये बारीक छिद्र आदर्श कृष्णिका की भांति व्यवहार करता है। जब इस क्वार्टर को फिक्स टेम्परेचर T पर हॉट किया जाता है तो ड्यू टू थर्मल एमिशन, तापायनिक उत्सर्जन के कारण क्वार्टर की दीवारों से विकिरणें क्या होती हैं, उत्सर्जित होती हैं। और ये विकिरणें क्वार्टर की दीवार के परमाणुओं से आंशिक परावर्तित व आंशिक क्या होती हैं, अवशोषित होती हैं। और एक कंडीशन ऐसी आती है जब पूरा की पूरा क्वार्टर विकिरणों से भर जाता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इस क्वार्टर के अंदर λ 0 से λ अनंत तक की सभी तरंग दैर्घ्य की विकिरणें उपस्थित होती हैं, लेकिन प्रत्येक तरंग दैर्घ्य के संगत विकिरणों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। इस बात को समझाने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मान लीजिए इस क्वार्टर के अंदर टोटल 10,000 रेडिएशंस जनरेट हुई। कितनी जनरेट हुई, 10,000। अब मान लीजिए इस 10,000 में से 50 रेडिएशंस ऐसी हैं जिनकी वेवलेंथ λ1 समान है, 100 रेडिएशंस ऐसी हैं जिनकी वेवलेंथ λ2 समान है, और 150 ऐसी हैं जिनकी वेवलेंथ λ3 एक समान है। क्लियर है यहां तक। अब मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक वेवलेंथ की करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ रेडिएशंस कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। जब हम तरंग दैर्घ्य की संगत स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता या अपन कहें विकिरणों की मात्रा या अपन कहें ऊर्जा घनत्व, क्लियर, विकिरणों का ऊर्जा घनत्व के मध्य ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ हमें इस तरीके का प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान रखना, ये ग्राफ कितने टेम्परेचर पर प्राप्त हुआ है, एक फिक्स टेम्परेचर पर T पर। क्लियर है आपको। यानी आपको क्या समझ में आया कि जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य के मान में वृद्धि करते जाते हैं तो एक कंडीशन तक स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता के मान में भी क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। और इसको हम कहते हैं λm। क्या कहते हैं, λm। यहां पर λm का मतलब क्या है, λm का मतलब क्या है, यहां पर अधिकतम ऊर्जा के संगत, अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंग दैर्घ्य। किसके संगत, अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंग दैर्घ्य। क्लियर है आपको। अब ध्यान समझिएगा, यानी कि जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य के मान में वृद्धि करते हैं वैसे वैसे स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता के मान में वृद्धि आती है।
और एक फिक्स तरंग दैर्घ्य लैम्डा एम पर। लैम्डा एम क्या चीज है यहाँ पर? अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंग दैर्घ्य है। लैम्डा एम के मान पर स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का मान अधिकतम हो जाता है। जैसे जैसे लैम्डा एम से लैम्डा के मान में लैम्डा एम से और अधिक वृद्धि की जाती है, क्लियर, तो धीरे धीरे स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता के मान में क्या होने लगती है? कमी होने लगती है। लेकिन ये पूरा की पूरा काम किस पर हुआ है? एक फिक्स टेम्परेचर टी पर। किस पर हुआ है? फिक्स टेम्परेचर टी पर, या फिर मान लो फिक्स टेम्परेचर T1 पर। किस पर हुआ है? T1 पर। अब ध्यान से समझिएगा, आपको इसको ग्राफ को देख करके कई सारे काम आपको दिमाग में आने चाहिए। अगर मैं इसमें टेम्परेचर बार बार चेंज करता जाऊं, क्या करता जाऊं? पहले मैंने ये ग्राफ ले लिया T1 केल्विन पर, फिर मैंने टेम्परेचर और बढ़ाया थोड़ा सा। कितना बढ़ाया? यानी कि मैं कह रहा हूं कि T1 लेस देन है किससे? T2 से, और T2 लेस देन है किससे? T3 से। यानी कि ताप के मान में मैं वृद्धि करता हुआ चला गया। यानी T1 से कहाँ चले गए? T2 पर, T2 से कहाँ चले गए? T3 पर। अब अगर मैं इसी प्रोसेस को टेम्परेचर T2 के लिए करूं, और T2 कैसा है? T1 से ग्रेटर देन, तो ये कर्व हमें मिलेगा तो इसी तरीके का, लेकिन ये इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है। कैसे शिफ्ट हो जाता है? इस तरीके से। यानी कि पहले वाले केस में लैम्डा M1 यहाँ पे था, अब T2 वाले केस में लैम्डा M2 यहाँ पर आ गया। ये कौन से पर है? टेम्परेचर T2 पर। अगर हम और बढ़ाएं टेम्परेचर T3, तो ये कौन से टेम्परेचर पर आ गया? T3 पर। किस पर आ गया? T3 पर। और ये वाला किस पे आ रहा है? T2 पर। किस पे आ रहा है? T2 पर। यानी कि ये कौन सा आ गया? लैम्डा M3। कौन सा आ गया? लैम्डा M3। अब ये कर्व आपको देखिए दोबारा, पहले यहाँ तक इसको कीजिए, फिर मैं कर्व को दोबारा बनाऊंगा, तब आपको और एग्जैक्टली इसको समझाऊंगा, ठीक है? यहाँ तक इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए, इस कर्व को दोबारा से रिप्लॉट करते हैं और फिर इसके बारे में थोड़ी सी बात और करते हैं, ठीक है? देखिए इधर देखिएगा, देखिए ध्यान से। इधर मैंने क्या लिया? आपका वेवलेंथ हमने क्या ली? लैम्डा। और इधर हमने क्या ली? स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, क्लियर? और ये हमारा, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका जो सिंबल है वो होता है ई लैम्डा डी लैम्डा। क्या होता है? ई लैम्डा डी लैम्डा। सबसे पहले हमने T1 टेम्परेचर पर ग्राफ प्लॉट किया, तो वो कर्व हमारे पास ऐसा आया। जब हमने टेम्परेचर और बढ़ाया तो ये कर्व इस तरीके से शिफ्ट हो गया। जब टेम्परेचर और बढ़ाया तो ये कर्व इस तरीके से शिफ्ट हो गया। क्या नहीं से? ये वाला टेम्परेचर T1 पर है, ये वाला टेम्परेचर T2 पर है, और ये वाला टेम्परेचर T3 पर है। इस वाले केस में अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंग दैर्घ्य लैम्डा M1 है, इस वाले में अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंग दैर्घ्य लैम्डा M2 है, और इस वाले में अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंग दैर्घ्य लैम्डा M3 है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? इधर लैम्डा है और इधर क्या है आपका? ई लैम्डा डी लैम्डा है। अब ध्यान से देखना, यहाँ से जो रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं, क्या प्रोड्यूस होते हैं? रिजल्ट्स। उस रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। पहला रिजल्ट देखिएगा बेटा, पहला रिजल्ट क्या है? फर्स्ट रिजल्ट, प्रत्येक तरंग दैर्घ्य के लिए, किसके लिए? प्रत्येक तरंग दैर्घ्य के लिए कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान अवश्य प्राप्त होता है। ये बात सही है क्या? यानी कि प्रत्येक लैम्डा के करस्पॉन्डिंग, प्रत्येक लैम्डा के संगत कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान अवश्य प्राप्त होता है। क्या होता है? अवश्य प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक लैम्डा के लिए कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान अवश्य मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक तरंग दैर्घ्य पर कुछ ना कुछ विकिरणों की मात्रा अवश्य प्राप्त होती है। क्या होती है? स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता कहें, चाहे हम विकिरणों की मात्रा कहें, चाहे हम विकिरणों का ऊर्जा घनत्व कहें, बात कैसी है? एक ही है, सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं। क्लियर? तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक तरंग दैर्घ्य पर कुछ ना कुछ विकिरणों की मात्रा अवश्य प्राप्त होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक फिक्स तरंग दैर्घ्य पर, मान लो इस तरंग दैर्घ्य पर बात कर रहे हैं लैम्डा पर, एक फिक्स तरंग दैर्घ्य पर जैसे जैसे ताप के मान में वृद्धि की जाती है, जैसे जैसे ताप के मान में क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है,
तो विकिरणों की मात्रा में भी क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। सेकंड पॉइंट क्या है, किसी नियत तरंगदैर्घ्य पर, किसी नियत तरंगदैर्घ्य पर ताप के मान में वृद्धि करने पर, ताप के मान में वृद्धि करने पर विकिरणों की मात्रा में भी क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। विकिरणों की मात्रा में भी वृद्धि होने लगती है। क्लियर, ये आपका सेकंड पॉइंट। क्लियर। अब थर्ड पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा। जैसे जैसे लैम्डा के मान में वृद्धि करते हैं, यानी जैसे जैसे तरंगदैर्घ्य के मान में वृद्धि करने लगते हैं, वैसे वैसे विकिरणों की मात्रा में भी क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। और एक फिक्स तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम पर विकिरणों की मात्रा का मान अधिकतम हो जाता है। क्लियर। और जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू लैम्डा एम से आगे बढ़ाने लगते हैं तो क्या होने लगता है, विकिरणों की घनत्व में या मात्रा में क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। दैट इज द थर्ड पॉइंट। ये लिख सकते हैं आप इजली। जैसे जैसे लैम्डा में फर्स्ट इंक्रीज करते हैं तो विकिरणों की मात्रा में भी वृद्धि होने लगती है। लैम्डा एम पर ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है और लैम्डा एम से आगे जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो विकिरणों की मात्रा में क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। नेक्स्ट चीज थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये थर्ड वाला पॉइंट है। अब फोर्थ पॉइंट सुनिएगा। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर के मान में वृद्धि करने लगते हैं, किसके मान में, जैसे जैसे ताप के मान में वृद्धि करने लगते हैं तो अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य के मान में, यानी लैम्डा एम के मान में क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। क्या होने लगती है, कमी। यानी कि ताप में वृद्धि करने पर, किसमें वृद्धि करने पर, ताप में वृद्धि करने पर, ताप में वृद्धि करने पर अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंग, अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य, अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य, जिसको हमने क्या लिखा है, लैम्डा एम के मान में क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। दोबारा समझिए, ताप में वृद्धि करने पर अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य, जिसको हम लोग क्या करें, लैम्डा एम के मान में क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। क्लियर। यानी कि मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टू 1/t। कैन आई से। क्लियर। तो यहां से कितना आएगा, लैम्डा एम टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और लैम्डा एम टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी, और बी को हम लोग, इसको हम क्या बोलते हैं, बीन का विस्थापन नियम, बीन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहते हैं। यानी यहां से आपके पास क्या है, लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टू 1/t, यानी कि जैसे जैसे ताप में वृद्धि करेंगे तो लैम्डा एम के मान में क्या होने लगती है, कमी होने लगती है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीन का विस्थापन नियम। क्या कहते हैं, बीन का विस्थापन नियम। तो बेटा आज मैंने आपको क्या पढ़ाया, आज मैंने आपको ये बताया कि आदर्श कृष्ण का विकिरण क्या होती है। क्लियर। आदर्श कृष्ण का विकिरण के लिए हम कैसे उसको बनाते हैं, और आदर्श कृष्ण का विकिरण, आदर्श कृष्ण का बनाने के लिए जब हम उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ खींचते हैं आदर्श कृष्ण का विकिरण के लिए, ये क्या है आपके पास में, आदर्श कृष्ण का विकिरण का, आदर्श कृष्ण का विकिरण का स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन वक्र, कहना इसे। क्लियर। क्लियर। आदर्श कृष्ण का विकिरण का स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता वक्र, कहना इसे। क्लियर। तो लैम्डा के करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता के बारे में हमने इस प्लॉट्स ग्राफ से देखा, और यहां से हमने क्या निकाले, ये 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या किए, प्रोड्यूस किए। क्लियर। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने ये पढ़ा है कि आदर्श की सबसे पहले क्वांटम फिजिक्स क्या होती है, क्वांटम फिजिक्स की रिक्वायरमेंट हम लोगों को क्यों हुई, क्वांटम फिजिक्स को कौन कौन से फिनोमेनाज के द्वारा, या क्वांटम फिजिक्स के कौन कौन से फिनोमेनाज एक्सप्लेन किए गए क्वांटम फिजिक्स के द्वारा। क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि क्वांटम फिजिक्स और चिरसम्मत फिजिक्स में, चिरसम्मत फिजिक्स से क्वांटम फिजिक्स की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्योंकि हमने कहा कि 4 फिनोमेना ऐसे थे जिनको चिरसम्मत फिजिक्स समझाने में कैपेबल नहीं हुई, इसलिए कौन सी फिजिक्स की रिक्वायरमेंट हुई, क्वांटम फिजिक्स की रिक्वायरमेंट हुई। फिर हमने कहा कि क्वांटम फिजिक्स के अंदर जो यूनिट फर्स्ट है हमारी बीएससी पार्ट 3 में, उसमें हमें क्या पढ़ना है, तो हमने कहा कि हमें 4 टॉपिक्स के बारे में डिटेल से पढ़ना है, जिसमें से पहला कौन सा था, आदर्श कृष्ण का विकिरण, दूसरा कौन सा था, प्रकाश विद्युत प्रभाव, तीसरा कौन सा था, कॉम्पटन प्रभाव, और चौथा कौन सा था, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा। फिर मैंने आपसे कहा कि हमें पढ़ना क्या है, तो हमें पहले ये पढ़ना था कि ये चीजें होती क्या हैं,
फिर पढ़ना था चिरसम्मत फिजिक्स ने इनको किस तरीके से एक्सप्लेन किया, फिर हमें पढ़ना था कि चिरसम्मत फिजिक्स इनको समझाने में क्यों फेल हो गई, और फिर इनको क्वांटम फिजिक्स ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया। तो उसमें हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक जो लिया था वो कौन सा था, आदर्श कृष्णिका विकिरण, और हम लोगों ने बताया कि आदर्श कृष्णिका क्या होती है, फिर आदर्श कृष्णिका विकिरण क्या होती है, क्लियर, और आदर्श कृष्णिका को किस तरीके से बनाते हैं, और बनाने के बाद जो आदर्श कृष्णिका के लिए स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन जो वक्र आता है, या स्पेक्ट्रमी क्षमता जो वक्र आता है, उत्सर्जन क्षमता वक्र जो आता है वो किस तरीके का आता है, तो उसके बारे में हमने क्या किया, ये एक वक्र देखा और उससे इंपॉर्टेंट हमने रिजल्ट फाइंड आउट किए, क्या नहीं से। इसके बाद अपन आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्लियर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइज, ओके।